ये ऐसा क्यों है फोटो पर? कैसे आई रोशनी? गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। कैसे हैं आप लोग? जी पवन भाई, गुड इवनिंग। सर मैं ठीक हूँ सर। जी जी सर, इवनिंग इवनिंग। ठीक है सर, आप बता आप कैसे हो? जी मैं भी ठीक। जी जी नौतन जी बताइए, आपका टास्क नहीं आया? जावास्क्रिप्ट लाइव क्लास पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो? अच्छा, आपको शायद मैंने बोला है सीएसएस और एचटीएमएल पढ़ने को, है ना? आपने कंप्लीट किया? जी 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 ज्वाइन करिए। आप ज्वाइन करने के लिए तो ठीक है, लेकिन वो जो आप काम मैंने आपको बताया था कि आपको स्टार्ट करना है ना? आप बोले थे कि एचटीएमएल सीएसएस आपको नहीं आता है, ठीक है? तो एचटीएमएल सीएसएस में मैंने जो आपको प्रोजेक्ट रिकमेंड किया था यूट्यूब चैनल से, उस पे आपने कितना काम किया? जी आपने स्टार्ट किया काम करना उस पे? ठीक। जी टास्क नहीं आया भाई किसी का भी, एक दो लोग का आया है। प्रॉब्लम हुआ था क्या करने में टास्क को? जी नंदनी जी बताइए भाई। हाँ सर। ठीक है, हम टास्क को ही कंप्लीट करेंगे पहले, उसके बाद हम आगे की चीज़ों को कवर करेंगे, ठीक है? क्योंकि सिर्फ टास्क दे देना ही बड़ी बात नहीं है। अब अगर किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया तो उस टास्क को कंप्लीट करना भी इम्पोर्टेंट है ना? तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग कर ले जाएं, है ना? कुछ लोग को नहीं समझ में आया होगा क्योंकि अभी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे, काम करते रहेंगे, चीज़ें क्लियर होती हैं, ऑटोमेटिक चली जाएंगी, ठीक है? तो पेशेंस रखना है, जिस तरीके से आपको बताया जा रहा है, गाइड किया जा रहा है, वैसे ही काम करना है, ठीक है? स्क्रीन शेयर कर देता हूँ मैं। मैंने आपको ये टास्क दिया था, ठीक है? वैलिडेशन का था। यहाँ पर क्लिक करने के बाद बाहर क्लिक करने पे ये वैलिड होना चाहिए, यानी कि अगर कोई बिना इनपुट के आगे बढ़ता है तो बॉर्डर का कलर रेड हो जाए और यहाँ पर आइकन शो हो जाए। तो डिज़ाइन तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा कैसे डिज़ाइन बनाना है, ठीक है? मैंने इस प्रोजेक्ट को रन कर लिया है। एचटीएमएल में आ जाता हूँ मैं, कुछ पार्ट आपको मैं समझा देता हूँ एचटीएमएल के। नोटिस करिए ये जो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है, इसके अंदर आ जाता हूँ मैं और इनपुट फील्ड बनाया गया है। ये देखिए इनपुट फील्ड बनाया है, इसके ठीक नीचे एक स्पेन बनाया गया है, ठीक है ना? इस तरीके से। और इसी स्पेन के अंदर ये जो आपका आई टैग है रखा गया है ना? मैं आपको पहले तो आपको ऐसे ही डिज़ाइन बना के देखना था। तो नोटिस करिए डिज़ाइन में भी कैसा दिखेगा। मैंने एक आइकन लगा दिया है, रिलोड करेंगे तो इसके बगल में आइकन दिख रहा है, ठीक है ना? तो पहले आपको डिज़ाइन सेट कर लेना था। अब आपका डिज़ाइन सेट हो चुका है तो इस आई टैग को आपको हटा देना है इस तरीके से। अभी यहाँ पर आपको आइकन नहीं दिखेगा, ठीक है? अब हम आइकन को कब प्रेजेंट करेंगे? जब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, यानी कि बिना लिखे आगे बढ़ेंगे, तब यहाँ पर आइकन को प्रेजेंट करेंगे। ये इनपुट फील्ड है, ये भी इनपुट फील्ड है, ये भी इनपुट फील्ड है और ये भी है। तो मैंने सभी के इनपुट फील्ड के बगल में, यानी कि जितना भी इनपुट फील्ड है, सभी के बगल में मैंने स्पैन बना रखा है। ये देखिए इसके बगल में भी स्पैन है। अगर यहाँ पर भी मैं आइकन दूंगा तो दूसरे वाले इनपुट फील्ड के बगल में भी आइकन दिखेगा, ठीक है? इस तरीके से सभी इनपुट फील्ड में मैंने, यानी कि इनपुट फील्ड के ठीक बगल में स्पैन मैंने बना रखा है।
इस तरीके से नोटिस करिए, सभी इनपुट फील्ड के लगभग बगल में है। मैं सभी में आइकन लगा के दिखाता हूँ आप लोगों को, नोटिस करिए इस तरीके से, ठीक है ना। तो आइकन हमें स्टैटिक रखना था, जब डिजाइन हमारा कंप्लीट हो जाए तो अब हमें आइकन को रिमूव कर देना था, ठीक है। मैंने रिमूव कर दिया आइकन। अब यह जो आइकन है वो डायनेमिकली कैसे कंट्रोल होगा जावास्क्रिप्ट की हेल्प से, इसको समझना है। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है, अगर यहाँ पर क्लिक कर दिया और कहीं बाहर क्लिक कर देता है यूजर, तो ये वैलिडेट रहना चाहिए, यानी कि बिना लिखे अगर कोई आगे बढ़ता है तो इसका बॉर्डर कलर रेड हो जाए और यहाँ पर आइकन शो हो जाए। तो नोटिस करिए ये सारे इनपुट फील्ड हैं। मैं क्या करता हूँ, सभी इनपुट फील्ड को एक ही बार में सेलेक्ट कर लेता हूँ जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। मैं अभी आपको इन दोनों वेरिएबल के बारे में बताता हूँ। मैंने एक वेरिएबल बनाया जा रहा है इस तरीके से, ऑल इनपुट के नाम से, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट के अंदर से डॉट क्वेरी सिलेक्टर इस फंक्शन को कॉल करूँगा और मैं इनपुट को डिफाइन कर दूंगा। इससे क्या होगा, सारा इनपुट फील्ड सेलेक्ट होके आ जाएगा। मैंने कंसोल और डॉट लॉक किया और यहाँ पर मैंने ऑल इनपुट को ऐसे डिफाइन कर दिया। एक बार पेज को रिलोड करेंगे, इंस्पेक्ट करके कंसोल में जाएंगे, नोटिस करिए सारा इनपुट फील्ड आना चाहिए, बट एक ही आया। एक ही इसलिए आया क्योंकि आपने क्वेरी सिलेक्टर लिखा है। क्वेरी सिलेक्टर ऑल लिखेंगे तब सारा इनपुट फील्ड एक ही बार में आएगा। मैंने क्वेरी सिलेक्टर ऑल लगा दिया है, ये देखिए नोट लिस्ट आ गया। 6 इनपुट फील्ड है इसके अंदर, ठीक है। लेंथ 6 है, लेकिन अगर आप 0 से काउंट करेंगे तो इंडेक्सिंग नंबर 5 तक आएगा। यानी कि अगर हम लास्ट वाला एक्सेस करना है हमें, तो 5 इंडेक्स को एक्सेस करेंगे, लास्ट वाला इनपुट फील्ड हमें मिल जाएगा। तो अभी मैं करना क्या था, मेरी वॉइस क्लियर है ना। यहाँ पर ऑन ब्लर करने पे हमें वैलिडेशन करना है। तो पहले तो आप यानी कि ऑल इनपुट के अंदर से 0 इंडेक्स को करो डॉट ऑन ब्लर, यानी कि ऑन ब्लर। इस इवेंट को हम डिफाइन करेंगे इस तरीके से, ऑन ब्लर इवेंट होता है, मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया। कॉल बैक फंक्शन का डिफिनेशन करेंगे इस तरीके से, और लेट आप एक वेरिएबल बना सकते हो जैसे एलिमेंट के नाम से, और यहाँ पर आप ऑल इनपुट का जो 0 इंडेक्स है उसको रीड करके रख सकते हो एलिमेंट के अंदर, ठीक है। अब हमें एलिमेंट का यानी कि जो एलिमेंट है हमारा, इसका वैल्यू चेक करना है। क्या वैल्यू इसका एम्प्टी के बराबर है, ऐसे चेक करिए क्या एम्प्टी के बराबर है। अगर एम्प्टी के बराबर है तो मुझे सबसे पहले तो इसका बॉर्डर रेड करना है। तो EL यानी कि EL लिखेंगे इस तरीके से, डॉट स्टाइल डॉट बॉर्डर कलर, ऐसे इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और इसका वैल्यू रेड कर देंगे। नोटिस करिए अगर ऐसा नहीं है तो EL में फिर से डॉट स्टाइल लगाएंगे, डॉट बॉर्डर कलर प्रॉपर्टी का यूज करेंगे इस तरीके से, और इसका वैल्यू हम ग्रीन कर देंगे। तो ग्रीन कब होगा, जब आपने कुछ इनपुट कर दिया होगा, और रेड कब होगा, जब आपने कुछ भी इनपुट नहीं किया होगा। अभी मैंने रिलोड किया, यहाँ पर क्लिक करूंगा। अच्छा अभी मैंने क्लिक करने का कोड मैंने नहीं किया, अभी इस पे ऑन ब्लर करने का कोड किया गया है, तो इसी पे ऑन ब्लर करिए। ये देखिए बॉर्डर कलर रेड हो गया ना। कब रेड हुआ, जब आपने बिना लिखे आगे क्लिक किया। अगर हम यहाँ पर कुछ लिख दें और आगे क्लिक करें तो नोटिस करिए इसका जो कलर है वो ग्रीन हो चुका है, ठीक है। हमें आइकन को भी शो करना है, तो आइकन शो करने के लिए हम इसी लाइन को कॉपी कर लेते हैं। देखिए एलिमेंट डॉट वैल्यू अगर एम्प्टी है तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, स्पेन हमें सेलेक्ट करना होगा, ठीक है, तभी हम काम कर पाएंगे, क्योंकि हमें स्पेन के अंदर ही आइकन को डालना है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाते हैं ऊपर की तरफ, ऐसे एक वेरिएबल बनाएंगे जरा से ऑल स्पैन के नाम से, और जितना भी स्पैन है सभी को हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने डॉक्यूमेंट के अंदर से डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल इस फंक्शन को कॉल किया, और जो जितना भी स्पैन है सभी को मैंने सिलेक्ट कर लिया। कंसोल और डॉट लॉक करके मैं ऑल स्पैन को दिखा देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। अभी हम टर्मिनेट करेंगे और यहाँ पर जाके रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे कि सभी स्पैन सेलेक्ट हुआ कि नहीं। मैंने कंसोल में गया, मैं सिंटेक्स एरर बताया गया, तो ये जो लाइन है इसको हम कमेंट कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। मैंने रिलोड किया, नोटिस करिए नोट लिस्ट आ गया ना स्पेन का, ठीक है। तो पहले वाले स्पेन में हमें इनपुट फील्ड आइकन को शो करना है, तो यहाँ पर एम्प्टी होने पे आइकन कौन सा शो होगा, वार्निंग वाला। तो ये वाला वार्निंग वाला आइकन था, मैंने इसको ऐसे कॉपी कर लिया कंट्रोल-C करके, और स्पेन डॉट इनर HTML ऐसे डिफाइन करेंगे, ऑल स्पेन
0 डॉट इनर HTML इक्वल्स टू ये। अच्छा, ये जो हमारा कॉलन है ये हट जाएगा, ठीक है, लास्ट में लगेगा कॉलन। ये मैंने डिफाइन किया और कॉलन लगाएंगे, फिर से हम डिफाइन करेंगे ऑल स्पेन 0 को एक्सेस करेंगे और डॉट इनर HTML डिफाइन करेंगे और इसमें जो है हम सक्सेस का आइकन शो करेंगे, यानी कि ये वाला आइकन। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया यहाँ से लेकर के यहाँ तक Ctrl+C करके, और इसका वैल्यू मैं आगे डिफाइन कर दूंगा यहाँ पर। तो सिंगल कोट या डुअल कोट के अंदर आप डिफाइन कर दीजिएगा इस तरीके से, ठीक है। तो नोटिस करिए अभी आइकन पे भी हमने काम कर लिया। सिंटेक्स एरर बताया जा रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, देख लेते हैं। यहाँ पर जो है सिंगल कोट नहीं लगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर लगा देंगे सिंगल कोट और यहाँ पर हम सिंगल कोट को स्टार्ट कर देंगे यहाँ पर। अच्छा, डुअल कोट के अंदर रखिएगा क्योंकि अंदर का जो कोड है वो सिंगल है, तो यहाँ पर भी हम डुअल कोट को क्लोज कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। एक बार रिलोड करेंगे, यहाँ पर क्लिक करके मैं आगे बढ़ूंगा तो ये देखिए आइकन आ गया। अगर मैं कुछ लिख के आगे बढ़ूंगा तो ये चेक का आइकन आ गया। नोटिस करिए इतना बड़ा मुझे कोड लिखना पड़ा, इसलिए मैंने क्या किया था, ये जो हमने लाइन लिखा ना, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर रखा है। उस वेरिएबल का नाम क्या है, वार्निंग है, तो यहाँ पर वार्निंग लिख दीजिए। और ये भी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर है जिसका नाम है सक्सेस, तो इसमें सक्सेस लिख देंगे। शॉर्ट हो गया ना कोड, यानी कि जो आइकन था उसको मैंने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रखा है और ये जो हमारा वार्निंग वाला आइकन है इसको भी मैंने वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रखा है, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पर हमने अगर वार्निंग का यूज किया तो ये वाला आइकन एक्सेस हो जाएगा, अगर हमने सक्सेस का यूज किया तो ये नीचे वाला आइकन आपका एक्सेस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया, तो इससे क्या होगा, यहाँ पर हमें ज्यादा कोड लिखना नहीं पड़ेगा, हमने डायरेक्ट वेरिएबल को एक्सेस कर लिया इस तरीके से, ठीक है, परफेक्ट। अभी अगर हम रिलोड करें इस तरीके से और यहाँ पर टेस्टिंग करें तो वैसे ही काम करेगा जैसे अभी थोड़ी देर पहले काम कर रहा था। मैंने यहाँ पर कुछ लिखा, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है, ये हो गया। अभी मुझे सबमिट पे क्लिक करने पे भी ये काम करना चाहिए, यानी कि जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तब भी यहाँ का वैलिडेशन वर्क करे। तो उस केस में क्या करना है हमें, यानी कि जो हमारा फॉर्म है उसको ऑन सबमिट इवेंट, यानी कि उस पर हमें ऑन सबमिट इवेंट लगाना होगा। तो ये फॉर्म है, ठीक है, इस फॉर्म को सिलेक्ट कर लेंगे और जो बटन होगा हमारा इसके अंदर, बटन ये देखिए टाइप का वैल्यू सबमिट है ना, तो पहले तो हम फॉर्म को सेलेक्ट कर लेंगे और इसमें ऑन सबमिट इवेंट को डिफाइन करेंगे। तो मैंने क्या किया, लेट एक वेरिएबल बनाया जरा तरीके से फॉर्म के नाम से, डॉक्यूमेंट के अंदर से डॉट क्वेरी सिलेक्टर इस फंक्शन को कॉल करूंगा और मैं डायरेक्ट फॉर्म को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। हम कंसोल करके देख सकते हैं फॉर्म आ रहा है कि नहीं, तो कंसोल और डॉट लॉग टच करेंगे और फॉर्म को प्रिंट करके देखेंगे। सबसे पहले मैंने रिलोड किया, इंस्पेक्ट करके कंसोल में जाएंगे तो नोटिस करिए फॉर्म आ चुका है, ठीक है। अब इसी फॉर्म पे हमें ऑन सबमिट इवेंट को लगाना है, ठीक, नीचे आ जाएंगे फॉर्म डॉट ऑन सबमिट, इस इवेंट को डिफाइन करेंगे इस तरीके से ऑन सबमिट, ठीक है। कॉलबैक फंक्शन की डिफिनेशन करेंगे, इवेंट को रिसीव कर लीजिएगा, ठीक है, और यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे इस कोड को। तो मैं ये तीन लाइन का कोड कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। तो ये तीनों लाइन कब एग्जीक्यूट करेगा, अगर आपने कुछ इनपुट नहीं किया होगा तो ये तीनों लाइन का कोड एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि जो भी आपने वैलिडेशन किया है वो यहाँ पर भी काम करेगा सबमिट करने पे। एक चीज नोटिस करिएगा, मैं सबमिट पे डायरेक्ट क्लिक करता हूँ, यहाँ का कलर रेड हुआ और चला गया, ये देखिए मैंने क्लिक किया, देखिए है ना, रेड होता है और चला जाता है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि ये जो देखिए मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है, अभी नोटिस करिएगा मैं क्लिक करूंगा तो ये भी डेटा हमारा चला जाएगा। मैंने क्लिक किया, ये देखिए डेटा चला गया, ठीक है ना, मैंने लिखा, मैं क्लिक करूंगा डेटा चला जाएगा क्योंकि ये पेज रिलोड हो रहा है। अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत फास्ट हो रहा है, शायद ही आपको दिखे, ठीक है। मैं क्लिक करता हूँ, जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए पेज रिलोड हो रहा है, ठीक है ना। तो पेज रिलोड होने से आपको रोकना है, तो अगर आप चाहते हो कि पेज रिलोड ना हो तो इवेंट के अंदर से डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट इसके नाम से फंक्शन कॉल करना है आपको, ठीक है। तो प्रिवेंट डिफॉल्ट क्या करता है, फॉर्म का जो डिफॉल्ट बिहेवियर है, क्योंकि आपने फॉर्म में ऑन सबमिट लगाया है, ठीक है, अगर आपने बटन में ऑन क्लिक लगाया होता तो पेज आपका रिलोड नहीं होता। जब आप ऑन सबमिट का यूज करेंगे, ठीक है, तभी ऐसा होगा। तब आपको क्या करना है, इवेंट को रिसीव करना है और इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट
इस फंक्शन को कॉल करना है। प्रिवेंट डिफॉल्ट कॉल करने से क्या होगा, जो फॉर्म का डिफॉल्ट बिहेवियर है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, अभी मैंने रिलोड किया, अगर अब मैं क्लिक करूं, नोटिस करिए वैलिडेशन हमारा काम कर रहा है। ठीक है, अगर मैं कुछ लिख के यहाँ पर आगे बढ़ूंगा तब भी हमारा वैलिडेशन काम करेगा। ये देखिए, नोटिस करिए हमने इस तरीके का वैलिडेशन किया है कि यहाँ पर क्लिक करके अगर बाहर क्लिक करेंगे तब भी ये वार्निंग आएगा। अगर हम डायरेक्ट सबमिट पे क्लिक करते हैं तब भी ये हमें बता रहा है कि ये इनपुट फील्ड हमारा खाली है। ठीक है, और कोड नोटिस करिए कि तीनों कोड यानी कि यहाँ पर भी सेम लाइन कोड का है और यहाँ पर भी जो कोड है वो सेम लाइन का है, यानी कि ये जो कोड है और ये जो नीचे कोड लिखा हुआ है ये मैच कर रहा है। तो उस केस में क्या करेंगे, हम इसके लिए एक फंक्शन बना देंगे और उस फंक्शन को डायरेक्ट यहाँ पर हम कॉल कर लेंगे ताकि हमारा जो कोड है वो रिपीट ना हो। ठीक है, तो अगर कोड रिपीट हो रहा है तो उसके लिए फंक्शन बनाना जरूरी है, क्योंकि अगर आपने फंक्शन बना दिया तो वो कोड आपका अब क्या होगा, रीयूजेबल हो जाएगा, यानी कि अब उस कोड को जितनी मर्जी बार आप यूज करें। तो मैंने एक कांस्टेंट बनाया जरा इस तरीके से, ये हमारा नेम वाला फील्ड है तो मैंने ऐसे लिखा नेम वैलिडेशन, इसके नाम से आपको फंक्शन बनाना है, यानी कि फंक्शन का नाम भी आपको मीनिंगफुल ही रखना है। ऐसे डिफाइन करेगा नेम वैलिडेशन, और जो भी कोड है आपका उसको यहाँ पर डिफाइन कर देना है फिक्स। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस नेम वैलिडेशन वाले फंक्शन को यहाँ पर भी कॉल कर देना है ऑन चेंज होने पे, यानी कि ऑन ब्लर होने पे, और यहाँ पर भी आपको इसी फंक्शन को कॉल कर देना है सबमिट होने पे। तो अब ये दोनों जगह पे काम करेगा। मैंने रिलोड किया, ये देखिए अगर मैं डायरेक्ट सबमिट पे क्लिक करूंगा, ये देखिए ना काम किया। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करके बाहर क्लिक करूंगा तब भी ये वैसे ही काम करेगा। अगर कुछ लिख के बाहर क्लिक करेंगे तब भी ये काम करेगा। मैंने मिटा दिया और यहाँ क्लिक करूंगा, ये देखिए तो वैलिडेशन हमारा परफेक्टली वर्क कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से आप मोबाइल के लिए भी वैलिडेशन कर सकते हो, सेम तरीका होगा, कुछ नहीं करना है। एक कांस्टेंट बनाएंगे जरा इस तरीके से हम मोबाइल वैलिडेशन के नाम से ऐसे। ठीक है, मैंने इसके नाम से कांस्टेंट बनाया, कॉल बैक फंक्शन का डिफिनेशन करेंगे इस तरीके से, और ऑल एक वेरिएबल बनाएंगे जरा इस तरीके से लेट एलिमेंट के नाम से, और यहाँ पर क्या करेंगे हम, यानी कि मैंने एक वेरिएबल बना लिया इस तरीके से एलिमेंट के नाम से, और ऑल इनपुट का मैं 1 इंडेक्स रीड करके इसमें रख लूंगा, ऑल इनपुट 1। ठीक है, उसके बाद एलिमेंट डॉट वैल्यू इस तरीके से चेक करेंगे क्या एम्प्टी के बराबर है, ऐसे चेक कर लीजिए। अगर एम्प्टी के बराबर है तो आपको क्या करना है, यानी कि अभी तो एलिमेंट का बॉर्डर रेड करना है, इसलिए एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट बॉर्डर कलर इस प्रॉपर्टी का यूज करना है और ऐसे इसका वैल्यू रेड कर देना है। इसी तरीके से अगर यूजर ने कुछ टाइप कर दिया है तो एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट बॉर्डर कलर इसका वैल्यू हम क्या कर देंगे, बॉर्डर कलर, इसका वैल्यू हम ग्रीन कर देंगे। ठीक है, तो मैंने ग्रीन कर दिया। ठीक है, अगला है एक और आपका, तो इवेंट के अंदर से डॉट वैल्यू इस तरीके से डिफाइन करेंगे, यानी कि वैल्यू को एक्सेस करेंगे और चेक कर लेंगे क्या एम्प्टी है। अगर एम्प्टी है तो ऑल स्पेन का यूज करना है इस तरीके से, और यहाँ पर आपको 1 इंडेक्स को एक्सेस करना है डॉट इनर HTML इक्वल्स टू वार्निंग इस तरीके से डिफाइन कर देना है ऑल इन स्पेन, और यहाँ पर आपको 1 इंडेक्स को एक्सेस करना है डॉट इनर HTML इक्वल्स टू सक्सेस, ऐसे डिफाइन कर देना है। ठीक है, तो आइकन और बॉर्डर का कलर आपने लगा दिया। अब इसी मोबाइल वैलिडेशन वाले फंक्शन को ऑन चेंज पे कॉल करना है, कब, जब ऑल इनपुट के 1 इंडेक्स पे ऑन ब्लर होगा तब। तो यहाँ पर आपको 1 एक्सेस कर लेना है और ऑन ब्लर इस इवेंट को डिफाइन करना है। ऐसे कॉल बैक को डिफाइन करिए इस तरीके से और इस फंक्शन को ऐसे कॉल कर लीजिए। ठीक है, इस तरीके से नोटिस करिए क्या होगा, मैंने रिलोड किया, यहाँ क्लिक करके बाहर क्लिक करूंगा, ये देखिए ना मैंने यहाँ पर क्लिक करके बाहर क्लिक किया, ये देखिए इस तरीके से ये काम कर रहा है। समझ रहे हैं आप लोग इस चीज को? जी बताइए भाई, किसी को कोई इशू? नो जी सर। बताइए। अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सिर्फ इसके लिए काम कर रहा है, इसके लिए भी काम करना चाहिए, तो उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये जो आपका मोबाइल वैलिडेशन वाला फंक्शन है इसको आपको सबमिट पे भी कॉल कर देना है यहाँ पर इस तरीके से। तो मैंने सबमिट पे कॉल कर दिया, मैं रिलोड करूँगा, अभी मैं क्लिक करूँगा तो ये दोनों के लिए काम करेगा इस तरीके से। ठीक है,
समझ गए आप लोग इस चीज को कैसे करना था? क्लियर होगा ना? तो जब आप इस तरीके से चीजों पे काम करेंगे तो कोड भी आपको ज्यादा लिखना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने फंक्शन बनाया और फंक्शन का बेनिफिट भी आप लोगों ने समझा होगा कि किस से जो फंक्शन है वो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, यानी कि जो फंक्शन के अंदर का जो कोड है वो कितना बेनिफिशियल है। अब हमें यहाँ पर भी एक्सेस करना था सेम कोड और यहाँ पर भी सेम कोड एक्सेस करना था, तो हमने क्या किया, एक फंक्शन बना दिया और उस फंक्शन को मैंने यहाँ पर भी एक्सेस कर लिया, यहाँ पर भी एक्सेस कर लिया। इससे क्या हुआ कि वही सेम कोड हमें बार बार नहीं लिखना पड़ा, यानी कि एक जगह पे मैंने कोड कर दिया और उसी कोड को मैंने मल्टीपल जगह पे एक्सेस कर लिया। ठीक है, इस तरीके से जैसे अभी हमने काम किया। ठीक है, चीजें क्लियर हैं जी? आगे काम करें अब। तो अब मैं आगे इसके लिए नहीं काम करता हूं, आप लोग समझ गए होंगे कैसे करना है ना? इतना काफी है, इतना हिंट काफी है आप लोगों के लिए, या सभी पे करके दिखाया जाए? जी बताइए भाई। काफी है सर इतना। इतना हिंट काफी है ना आप लोगों के लिए? जी तो सर। आप लोग कर लेंगे? ठीक है, फिर आगे बढ़ें। ठीक है, तो ये चीज हमने टर्नरी ऑपरेटर से हैंडल किया था, यही चीज कंडीशन से भी हैंडल किया जा सकता है। तो फिलहाल आपको ये चीज टर्नरी ऑपरेटर से ही करके देना है। मैं आपको कंडीशन पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको कंडीशन किससे करना है, ये चीज आपको ये चीज टर्नरी ऑपरेटर से ही करना है। ठीक है, चलिए अभी मैंने आपको लूप नहीं पढ़ाया है, नहीं तो आपका जो कोड है वो और ज्यादा शॉर्ट हो जाता। अगर आप लूप पढ़ ले होते तो आपका जो कोड है वो और ज्यादा शॉर्ट हो जाता। ठीक है, फिलहाल हम कंडीशनल स्टेटमेंट पे बात करेंगे। ठीक है, तो हमने टर्नरी ऑपरेटर पढ़ लिया था, अब हमें कंडीशनल स्टेटमेंट यानी इफ एल्स, इफ और एल्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखा गया एल्स इफ, उसके बाद हमारा स्विच स्टेटमेंट। ये सारे कंडीशनल स्टेटमेंट है। मेरी वॉइस क्लियर नहीं है क्या? हेलो जी। तो इन सारे कंडीशनल स्टेटमेंट पे हमें बात करना है। पहले हमारा इफ कंडीशन है, ठीक है, इस पे बात करेंगे, उसके बाद हम इस पे बात करेंगे, उसके बाद हम नीचे की अलग अलग चीजों पे बात करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको कट कर देता हूँ, इसको भी कट कर दूंगा। मैंने एक फाइल बनाया है चैप्टर 13 के नाम से, और यहाँ पर मैं कंडीशंस लिख देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर आ जाऊंगा मैं, H1 का यूज करता हूँ, मैंने से लिख दिया जस्ट फॉर कोड। कंट्रोल O करेंगे, इसको राइट क्लिक करके ओपन विद गूगल क्रोम कर लेंगे। ये देखिए आ गया ना इस तरीके से। फिलहाल मैं आपको कंडीशन पढ़ाने जा रहा हूँ, तो छोटा सा कोड होगा, इसलिए हम यहीं पर स्क्रिप्ट को इनेबल कर लेंगे। मैंने स्क्रिप्ट को इनेबल कर लिया। ठीक है, लेट एक वेरिएबल बनाता हूं मैं जरा इस तरीके से एज के नाम से, और यहाँ पर मैं एज में 18 को असाइन कर देता हूँ। ठीक है, मुझे चेक करना है क्या जो एज है, यानी कि मुझे एज पे कंडीशन लगाना है। ठीक है, तो मैं चेक कर लेता हूं कि जो इफ, ऐसे पहले तो सिंटेक्स समझिए कि कैसे लिखेंगे आप इफ को। इफ कीवर्ड का यूज करना है इस तरीके से, और ये जो पैरेंथेसिस होगा इसके अंदर आपको अपना कंडीशन डिफाइन करना है, जो भी आप कंडीशन लगाना चाहते हो, यानी कि जो भी आप कंडीशन अप्लाई करना चाहते हो उसको आपको इस पैरेंथेसिस के अंदर डिफाइन करना है इस तरीके से। ठीक है, कंडीशन क्या लगाना है, मैं ये चेक करना चाहता हूँ क्या जो एज है हमारा वो 18 के बराबर है, ऐसे, यानी कि जो एज में वैल्यू है क्या वो 18 के बराबर है। अगर 18 के बराबर है तो मैं यहाँ पर जो है एक काम करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, या मैं इस H1 के अंदर ही कुछ प्रिंट कर देता हूँ। तो मैंने एक वेरिएबल मैनेजर से सिलेक्ट H1 के नाम से डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, इस फंक्शन को कॉल करेंगे और H1 को हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, टर्मिनेट कर देंगे। H1 का यूज करता हूँ डॉट इनर टेक्स्ट या इनर HTML, कुछ भी आप यूज करिए, और मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ योर एज
इज 18, ऐसे मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है, इस तरीके से, परफेक्ट। तो मैंने चेक किया है क्या जो एज है वो 18 के बराबर है, अगर 18 के बराबर एज होगा तो मैंने ये प्रिंट कर दिया है, ठीक है। अभी अगर हम पेज रिलोड करेंगे तो यहाँ पर लिख के आ जाएगा योर एज इज 18। अगर हम यहाँ पर मैंने 17 लिख दिया तो अब क्या होगा, अब ये इसके बराबर है नहीं, यानी कि जो एज का वैल्यू वो 18 के बराबर नहीं है, इसलिए क्या होगा, नोटिस कर मैंने रिलोड किया, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, जो पहले से लिखा हुआ था, ठीक है। तो अभी इस चीज को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं जरा। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और मैं स्पैन टैग के अंदर ऐसे लिख देता हूँ इंटर योर एज, ठीक है। इसके ठीक नीचे मैं ब्रेक टैग का यूज करूंगा इस तरीके से, और यहाँ पर मैं इनपुट फील्ड को डिफाइन करूंगा, टाइप का वैल्यू मैंने टेक्स्ट डिफाइन कर दिया है, ठीक है। और इसके ठीक नीचे मैं 2 बार ब्रेक टैग का यूज करूंगा, एक बटन बना दूंगा इस तरीके से चेक एज के नाम से, ऐसे मैंने डिफाइन कर दिया चेक एज। रिलोड करके टेस्टिंग कर लेते हैं, एक इनपुट फील्ड है, ठीक है, और यहाँ पर एक बटन है चेक एज के नाम से, इसके अंदर हम एज इनपुट करेंगे, और अगर जो एज इनपुट किया गया है वो 18 से छोटा है तो उसको हम डिफाइन करेंगे कि जो है यू आर अंडर 18, ठीक है। अगर 18 से ज़्यादा इनपुट किया जा रहा है तो हम डिफाइन करेंगे यू आर ओवर 18, ठीक है। अलग अलग वैल्यू को हम चेक करने वाले हैं, इसलिए मैंने यूज़र का इनपुट ले लिया है डायरेक्ट। और ये जो H1 है इसको मैं एम्प्टी कर देता हूँ ताकि पहले से इसमें कुछ भी ना दिखे। हम वो चीज़ प्रिंट करने वाले हैं, यानी कि कंडीशनली हम कुछ यहाँ पर प्रिंट करने वाले हैं, पहले से मुझे कुछ यहाँ पर नहीं लिखना है, ठीक है। तो फिलहाल बटन पे क्लिक करने पे मुझे काम करना है, इसको मैं हटा देता हूँ। लेट एक URL बना इधर से BTN के नाम से, डॉक्यूमेंट के अंदर से डॉट क्वेरी सिलेक्टर इस फंक्शन को कॉल करेंगे और बटन को सिलेक्ट कर लेंगे। मैंने ऐसे सिलेक्ट कर लिया, टर्मिनेट कर देंगे। लेट एक वेरिएबल और बनाएंगे इनपुट के नाम से, डॉक्यूमेंट के अंदर से डॉट क्वेरी सिलेक्टर इस फंक्शन को कॉल करेंगे और इनपुट को हम सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने सेलेक्ट किया है, कंसोल डॉट लॉग यूज करेंगे इस तरीके से, और BTN को और कॉमा लगा के इनपुट को प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट करना इंपॉर्टेंट है, पहले ये चीज जरूर चेक करेंगे कि सेलेक्ट हुआ कि नहीं, जो भी आपने सेलेक्ट किया है जावास्क्रिप्ट के अंदर। इंस्पेक्ट करके कंसोल में जाएंगे, नोटिस करिए बटन भी आ चुका है और टैग भी आ चुका है, ठीक है ना, इस तरीके से दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो दोनों ही फील्ड आ चुके हैं, अब हमें इस पे काम करना है, यानी कि यहाँ पर हमें कंडीशन लगाना है कि यूजर ने अगर जो यूजर है उसने अगर एज का वैल्यू 18 प्लस रखा है तो हम कुछ और प्रिंट करेंगे, अगर एज का वैल्यू 18 से कम है तो कुछ और प्रिंट करेंगे, ठीक है। नोटिस करिए मैं बटन पे ऑन क्लिक इवेंट डिफाइन करता हूं ताकि बटन पे क्लिक करने पे कोई काम हो। तो मैंने ऑन क्लिक इवेंट को डिफाइन किया, कॉलबैक फंक्शन का डिफिनेशन करेंगे और पहले हम अलर्ट करके देखेंगे। एक काम करते हैं, मैं वैल्यू की भी टेस्टिंग कर लेता हूं। तो इनपुट के अंदर से डॉट वैल्यू इसको रीड कर लीजिए, इससे क्या होगा, जो भी आप इनपुट में इनपुट करेंगे वो वैल्यू आपको निकल के मिल जाएगा और अलर्ट हो जाएगा। मैंने रिलोड किया, यहाँ पर मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया 15, क्लिक करेंगे तो अलर्ट के अंदर आपको 15 दिख जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब मुझे इसी वैल्यू पे कंडीशन लगाना है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, कंडीशन लगाने के लिए क्या करेंगे, ऐसे इफ कंडीशन पास करेंगे इस तरीके से और चेक करेंगे इनपुट डॉट वैल्यू, इस तरीके से चेक करेंगे इनपुट डॉट वैल्यू, क्या वैल्यू जो यूजर ने इनपुट किया है वो 1 के बराबर है। अगर 1 के बराबर है तो मैं कुछ और करना चाहता हूं, मैं क्या करूंगा, H1 का डॉट स्टाइल डॉट मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ बॉर्डर कलर इक्वल्स टू रेड कर दूंगा, यानी कि H1 में मैं बॉर्डर डिफाइन करूंगा और मैं 2 पिक्सल सॉलिड रेड ऐसे डिफाइन कर दूंगा। H1 के अंदर कुछ लिख भी देंगे, तो मैंने H1 डॉट इनर टेक्स्ट का यूज कर लिया या इनर HTML का यूज कर लीजिए और मैंने रेड डिफाइन कर दिया। तो अभी क्या होगा, नोटिस करिए मैंने रिलोड किया और यहाँ पर मैंने 1 लिखा और क्लिक करूंगा तो देखिए रेड और बॉर्डर कलर रेड हो गया, किस पे, H1 पे। अगर आप 2 कर रहे होते यहाँ पर तो क्या होता, देखिए अभी पहले से था इसलिए कुछ चेंज नहीं हुआ, हमने डायरेक्ट 2 लिखा इस तरीके से, क्लिक करेंगे देखिए कोई फर्क नहीं पड़ा,
तो हमने क्या कंडीशन लगाया, अगर यूजर ने 1 इनपुट किया है तो जो H1 है उसमें रेड लिख के आ जाएगा और बॉर्डर कलर इसका रेड हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप ये भी चेक करना चाहते हो कि अगर यूजर ने 2 इनपुट किया है तो इनपुट डॉट वैल्यू ऐसे चेक करिए, क्या यूजर ने 2 इनपुट किया है, ऐसे चेक करिए क्या 2 के बराबर वैल्यू आ रहा है। अगर वैल्यू 2 के बराबर है तो हम क्या करेंगे, H1 में लिखेंगे ग्रीन और यहाँ पर डिफाइन कर देंगे इस तरीके से हम 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन कलर। तो मैंने ऐसे ग्रीन कलर डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो कब ग्रीन होगा, जब यूजर ने 2 इनपुट किया होगा। अच्छा, मैं यहाँ पर ट्रिपल इक्वल टू लगा रहा हूँ, यहाँ पर डबल इक्वल टू लगा रहा हूँ, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। डबल इक्वल टू अगर आप सिर्फ लगाते हो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ और सिर्फ ये नंबर मैच किया जाएगा। ट्रिपल इक्वल टू लगाते हो तो नंबर और डेटा टाइप दोनों मैच किया जाएगा, ठीक है। तो डेटा टाइप और नंबर दोनों अगर आपको मैच करना है तो ट्रिपल इक्वल टू, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ डेटा ही मैच करना है यानी कि वैल्यू ही मैच करना है तो डबल इक्वल टू लगाना चाहिए आपको। मैंने रिलोड किया, अगर मैं 1 इनपुट करूंगा और यहाँ क्लिक करूंगा तो नोटिस करिए, ठीक है। तो डेटा टाइप भी चेक किया जा रहा है क्योंकि ये जो डेटा टाइप है वो न्यूमेरिक डेटा टाइप है और यहाँ पर जो डेटा आ रहा है वो एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है। इसीलिए हम यहाँ पर चाहें तो डुअल कोट लगा दें या तो हम इसको सिंगल कोट से घेर देंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हम चाहें तो डबल इक्वल टू का यूज कर लें या तो हम इन दोनों नंबर को सिंगल कोट से घेर देंगे क्योंकि यहाँ पर जो डेटा आ रहा है वो एक स्ट्रिंग है। अभी रिलोड करके टेस्टिंग कर लेते हैं। मैंने 1 इनपुट किया, क्लिक करेंगे, ये देखिए रेड हो गया। अगर आप 2 इनपुट करेंगे, क्लिक करेंगे तो देखिए ग्रीन हो गया, ठीक है। तो अगर आपको डेटा टाइप नहीं चेक करना है, अगर आप चाहे तो ऐसे न्यूमेरिक डेटा दो यहाँ पर, तो यहाँ से एक इक्वल टू आप हटा दीजिए, ठीक है। यहाँ से भी हम ऐसे हटा देंगे, ठीक है। नोटिस करें मैंने रिलोड किया, अभी मैं अगर 1 इनपुट करूंगा तो क्लिक करूंगा, इसका कलर रेड, ये हो गया। अगर हम 2 इनपुट करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे तो इसका कलर ग्रीन हो गया और इसके अंदर ग्रीन लिख के आ गया, ठीक है। तो मैं अभी आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो इफ कंडीशन है जितनी मर्जी बार आप लिखो, जैसे अभी हमने एक बार यहाँ लिखा, उसके बाद यहाँ लिखा, उसके बाद अगर आपको जरूरत है एक और बार लिखने की तो आप फिर से लिख सकते हो इस तरीके से। मैंने 3 लिखा और यहाँ पर मैं पिंक डिफाइन कर देता हूँ, ऐसे मैंने पिंक लिख दिया, ठीक है। और जो कलर का वैल्यू है उसको भी मैं चेंज कर देता हूँ, मैंने पिंक कर दिया। तो अभी पिंक वाला कब आएगा, जब आप 3 इनपुट करेंगे। मैंने रिलोड किया, अच्छा एक काम करते हैं, हाँ 3 मैंने टेस्ट कर लिया है। मैंने रिलोड किया, यहाँ पर 3 इनपुट करूंगा, क्लिक करूंगा, ये देखिए पिंक कलर आ गया और इसके अंदर पिंक लिख के आ गया। अगर आप 1 लिखेंगे, क्लिक करेंगे तो रेड कलर आया। अगर आपने 5 लिख दिया तो क्या होगा, नोटिस करिए कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि अगर यूजर ने कुछ गलत इनपुट कर दिया है जो कि यहाँ पर कंडीशन में नहीं है, जैसे अभी क्या है, अभी ये 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है ना। अगर आप चाहते हो कि यूजर ने 1 के अलावा कुछ इनपुट कर दिया है तो उसका एल्स एग्जीक्यूट करें, यानी कि उसके अलावा हम कुछ प्रिंट करें उसके अंदर कि दिस नंबर इज नॉट एक्सेसिबल या ऐसा कुछ प्रिंट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको एल्स इफ का यूज करना है और इफ एल्स का यूज करना है। पहले आपने इफ समझा, अब जितनी मर्जी बार आप चाहें इफ लिख सकते हो। अब इसी इफ के साथ एल्स को डिफाइन कर सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पर एक कंडीशन पास किया है, इफ इनपुट वैल्यू इक्वल टू 1, अगर 1 के बराबर यूजर ने इनपुट किया है तो ये अप्लाई होगा। लेकिन सपोज करो यूजर ने 1 नहीं दिया, यूजर ने 10 दे दिया, 11 दे दिया या कुछ ऐसा नंबर दे दिया जो कि यहाँ पर नहीं है, ठीक है। मैं अभी ये 2 कंडीशन हटाने वाला हूँ, मैंने इन दोनों कंडीशन को ऐसे हटा दिया, ठीक है। मैंने हटा दिया, मैंने चेक किया है इस तरीके से। अब अगर सपोज करो यूजर ने 2 प्रेजेंट मतलब 2 इनपुट कर दिया, तो अगर आप चाहते हो कि यूजर ने 1 के अलावा कुछ और इनपुट किया है तो उस पर अगर आपको कुछ काम करना हो तो उसके लिए आपको एल्स डिफाइन करना है। याद रहे ये जो एल्स है बिना इफ के आप नहीं लिख सकते हो। अगर आप बिना इफ के लिखेंगे तो ये एरर है, यानी कि ये सिंटेक्स सही नहीं है। तो बिना इफ के एल्स नहीं लिखा जा सकता है। कंडीशन आपको यहाँ पर डिफाइन करना है। इफ का बॉडी, इफ का सिंटेक्स अलग है, एल्स का सिंटेक्स अलग है। नोटिस करिए इफ के पास एक पैरेंथेसिस है जिसके अंदर हम कंडीशन लगाते हैं, लेकिन एल्स के पास कोई पैरेंथेसिस नहीं है, यहाँ पर आप कंडीशन नहीं लगा सकते हो। हाँ, आपका क्या होगा, अगर आपने 1 इनपुट नहीं किया है, 1 के अलावा कुछ और इनपुट कर दिया है, तब यहाँ का कोड एग्जीक्यूट करेगा। जैसे मैं अलर्ट करके दिखाता हूँ, मैंने अलर्ट किया, ठीक है।
नोटिस करिए, मैं रिलोड कर लेता हूँ और मैं टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। मैंने रिलोड किया, अगर मैं 1 इनपुट करूंगा, क्लिक करूंगा, तो ये देखिए, है ना। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, रेड की जगह 1 लिख देता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, मैंने रिलोड किया और यहाँ पर मैंने 1 इनपुट किया, क्लिक करेंगे तो नोटिस करिए 1 लिख के आ गया। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 1 के अलावा 2 लिख दें तो क्या होगा? मैंने क्लिक किया, ये देखिए अलर्ट हो गया। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर 2 लिखा और क्लिक करेंगे तो नोटिस करिए अलर्ट हो गया। इसका मतलब एल्स में चला गया। एल्स में क्यों गया? क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो चुकी है। तो जब यहाँ की कंडीशन है, अगर वो फॉल्स हो चुकी है तभी एल्स के अंदर जाएगा। यानी कि कंडीशन अगर फुलफिल नहीं कर रहा है, यूजर ने 1 के बराबर डेटा इनपुट नहीं किया है, इसका मतलब कंडीशन फॉल्स हो गई। अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो एल्स का जो आपका कोड है वो एग्जीक्यूट करेगा। अब वो चाहे एल्स के अंदर 1 लाइन का कोड हो चाहे 20 लाइन का कोड हो, एक साथ सारा कोड एग्जीक्यूट करेगा। मैंने इस लाइन को कॉपी कर लिया और यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ इस तरीके से, और मैं डिफाइन करता हूँ, मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ, इनपुट डॉट वैल्यू। ठीक है, और मैं कॉन्केट कर देता हूँ, ऐसे मैंने प्लस लगा दिया ताकि ये कॉन्केट हो जाए, और यहाँ पर स्पेस दूंगा। मैं ऐसे लिखूंगा दिस, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 7 इज नॉट एक्सेप्टेड। ठीक है, मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो नोटिस करिए अभी क्या होगा, और मैं बॉर्डर हटा देता हूँ, मैंने रिलोड किया। ठीक है, मैं अगर यहाँ पर 3 लिखता हूँ तो नोटिस करिए मैंने क्लिक किया, 3 इज नॉट एक्सेप्टेड लिखना चाहिए मुझे, तो नॉट छूट गया, मैंने नॉट लिख दिया। देखिए मैंने रिलोड किया, अगर मैं 2 लिखूंगा, क्लिक करूंगा तो 2 इज नॉट एक्सेप्टेड। अगर मैं 1 लिख दूं और क्लिक करूं तो नोटिस करिए 1 हमारा काम कर गया। तो अगर आपके पास कोई एक कंडीशन, यानी कि सिर्फ आपको 1 ही चेक करना था, ठीक है, अगर यूजर ने 1 इनपुट किया है तभी यहाँ पर आप बॉर्डर वगैरह रेड करना चाहते हो, यहाँ पर मैंने चेक एज लिख दिया है, तो अभी हम इस पर ही काम कर लेंगे, एज वगैरह चेक कर लेंगे। इस बटन पे फोकस मत करिए आप, चेक एज लिखा उसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर चेक एज चेक किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है कि अगर यूजर ने 1 इनपुट किया तो यहाँ पर जो है, यानी कि अगर हमने यहाँ पर 2 इनपुट कर दिया तो ये लिख के आ जाएगा। अगर आपने 1 इनपुट किया तो यहाँ पर जो है लिख के, यानी कि बॉर्डर का कलर रेड हो जाएगा और 1 लिख के आ जाएगा। ठीक है, सपोज करो मैं चाहता हूँ 2 लिखने पे भी मैं कुछ काम करूँ और मैं 3 लिखने पे भी कुछ काम करूँ, यानी कि अब आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है चेक करने के। जैसे अगर आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि सिर्फ हमें 1 पे ही कोई काम करना है, तब तो आप ऐसे काम करिए, इफ और उसके बाद एल्स डायरेक्ट। ठीक है, अगर आपको 1 के अलावा कुछ लिखने पे, जैसे 1 के अलावा मैं यहाँ पर 3 2 लिखता हूँ तो ये हो जाता है, यानी कि ये लिख के आ जाता है। अगर आप चाहते हो कि ये कुछ ना काम करे, यानी कि 1 के अलावा कुछ भी टाइप करे तो कुछ भी ना हो, तो इस एल्स को लिखने की आवश्यकता नहीं है। 1 के अलावा अगर आप कुछ टाइप करेंगे तो कुछ नहीं होगा। ये देखिए मैं क्लिक करूँ, कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपका जो कंपाइलर है वो इस ब्लॉक से बाहर चला जाएगा। अब इस ब्लॉक के नीचे कोई कोड ही नहीं है, इसलिए कुछ भी काम नहीं करेगा। अगर यहाँ पर कुछ कोड होता तो वो काम करता, लेकिन अगर आप चाहते हो 1 के अलावा अगर यूजर ने कुछ इनपुट किया है तो उसके लिए कुछ मैसेज जाए, तो मैंने 1 लिखा तो ये लिख के मतलब हो गया, यानी कि जो हमने डिफाइन किया था। अगर हमने 2 लिखा तो क्या होगा, 2 इज नॉट एक्सेप्टेड, इस तरीके का मैसेज आ गया। ठीक है, तो अगर आपके पास मल्टीपल सिचुएशन है, जैसे कि अभी हमारे पास एक ही सिचुएशन था तो हमने एल्स इफ डिफाइन कर दिया, ऐसे इफ लिखा फिर एल्स लिखा। आप सपोज करो आप 2 के लिए भी चेक करना चाहते हो, 3 के लिए भी चेक करना चाहते हो, 4 के लिए भी चेक करना चाहते हो, 5 के लिए भी चेक करना चाहते हो, और सभी का सिंगल एल्स होना है। ठीक है, तो उस केस में आपको एल्स इफ का यूज करना है, इसके ठीक नीचे एल्स इफ है। तो जो एल्स इफ है वो भी आपका बिना इफ के यूज नहीं होगा, यानी कि डायरेक्ट आप एल्स इफ को स्टार्ट नहीं कर सकते इस तरीके से कि आप डायरेक्ट एल्स इफ लिख दीजिए इस तरीके से, यानी कि मेरे ख्याल से इफ एल्स होता है, तो मैंने ऐसे लिखा इफ एल्स, है ना, इफ एल्स नहीं, स्पेस नहीं होता है ना, हाँ ठीक है, नहीं 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 स्पेस होता है, एल्स इफ लिखेंगे इस तरीके से। ठीक है, एल्स और इफ। अच्छा, मतलब ये कह रहा था मैं कि बिना इफ के आपको एल्स इफ को स्टार्ट नहीं करना है। अगर आप जो है यानी कि डायरेक्ट एल्स इफ स्टार्ट करेंगे तो एरर आएगा, इसलिए पहले आपको इफ स्टार्ट कर लेना, उसके बाद आपको एल्स इफ को डिफाइन करना है। ठीक है, तो पहला सिचुएशन आपने चेक कर लिया, अब आप दूसरा सिचुएशन चेक कर लीजिए। अगर यहाँ पर 2 यूजर ने इनपुट किया है
तो यहाँ पर 2 लिख के आ जाएगा और इसका जो बॉर्डर कलर है वो ग्रीन हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है, परफेक्ट। नोटिस करिए मैंने यहाँ पर रिलोड किया और यहाँ पर मैं 2 लिखता हूँ। अभी मैं क्लिक करूंगा, ये देखिए 2 लिख के आया, ठीक है। अच्छा, मैं एक एप्लीकेशन फंक्शनलिटी आपको बिल्ड करके दिखाता हूँ, ठीक है, मुझे याद आ गया, इससे आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, मैंने सारा कोड हटा दिया है इस तरीके से। और यहाँ पर मैं यानी कि मैं एक काम करता हूँ, लिख देता हूँ गेम लिख देता हूँ या, ठीक है, और यहाँ पर मैं डिफाइन कर देता हूँ इंटर योर कैरेक्टर, इस तरीके से, यानी कि इंटर योर कैरेक्टर ऐसा मैंने लिख दिया, ठीक है। मैंने रिलोड किया। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पर यूजर ने यानी कि ए इनपुट किया है, इस पर क्लिक करने के बाद ए फॉर एप्पल लिख के आ जाए। अगर यूजर ने बी इनपुट किया है तो बी फॉर बॉल लिख के आ जाए H1 के अंदर, ठीक है। तो अभी मुझे यहाँ पर पहला कंडीशन चेक करना है, इफ जो इनपुट है उसके अंदर ये जो वैल्यू है क्या ये ए के बराबर है, ऐसे चेक करिए, क्या ये ए के बराबर है, ठीक है। तो मैंने ऐसे चेक कर लिया ए, अगर ए के बराबर है तो क्या करेंगे हम, ये जो H1 है इसके अंदर कुछ लाइन लिखेंगे, ठीक है। तो H1 डॉट इनर टेक्स्ट का यूज कर लीजिए इस तरीके से, और मैं इनपुट का वैल्यू यानी कि जो इनपुट में दिया गया है ऐसे डिफाइन करूंगा। उसके साथ साथ मैं प्लस लगा के फॉर एप्पल लिख दूंगा इस पे, ठीक है, यानी कि ए फॉर एप्पल, ठीक है, इस तरीके से। अभी मैं रिलोड करता हूं, मैंने यहाँ पर ए लिखा, इस पे क्लिक करूंगा तो लिख के आ गया ए फॉर एप्पल, ठीक है। मैं चाहता हूँ बी लिखूं तो बी फॉर बॉल आए, इस तरीके से मैंने बी लिखा तो यहाँ पर बी फॉर बॉल आना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको एल्स इफ डिफाइन करना है, क्योंकि आपके पास मल्टीपल सिचुएशन है, तो एल्स इफ ऐसे डिफाइन करिएगा। और इनपुट का यानी कि जो इनपुट है इसका वैल्यू रीड करेंगे इस तरीके से और चेक कर लेंगे क्या बी के बराबर वैल्यू आ रहा है, ऐसे, ठीक है। अगर यूजर ने बी इनपुट किया है तो क्या होना चाहिए वो यहाँ पर डिफाइन कर देंगे, ठीक है। तो मैंने डिफाइन कर दिया बी फॉर बॉल, इस तरीके से। नोटिस करिए अगर अभी हम बी इनपुट करें, पहले तो हम ए इनपुट करके देखेंगे, क्लिक करेंगे तो ए फॉर एप्पल आ गया। अगर हम यहाँ पर बी इनपुट करके देखें तो नोटिस करिए बी फॉर बॉल आ गया। लेकिन अगर हम सी इनपुट करेंगे तो क्या होगा, तो सी इनपुट करने पे या अगर यूजर ने कोई ऐसा दे दिया जो कि अल्फाबेट से बाहर है, इस तरीके का कोई डेटा दे दिया, तो उसके लिए हमें मैसेज देना चाहिए कि दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो उसके लिए हम डायरेक्ट इसका एल्स डिफाइन कर देंगे इस तरीके से, और H1 के अंदर डॉट इनर टेक्स्ट ऐसे डिफाइन करेंगे और इसमें डिफाइन कर देंगे हम दिस इज नॉट एक्सेप्टेड, ऐसे मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसके पहले आप इनपुट का वैल्यू भी प्रिंट कर दीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैंने ऐसे प्रिंट कर दिया, तो जो भी आप इनपुट करेंगे उसके बाद लिखा जाएगा दिस इज नॉट एक्सेप्टेड। मैंने यहाँ पर रिलोड किया, नोटिस करिए मैं ऐसे कोई डमी डेटा देता हूँ, क्लिक करूंगा तो ऐसे लिख के जाएगा, यानी कि जो इनपुट किया आपने दिस इज नॉट एक्सेप्टेड। अगर हम यहाँ पर ए लिखेंगे तो ए फॉर एप्पल, अगर हम यहाँ पर बी लिखेंगे तो बी फॉर बॉल, इस तरीके से लिख के आ जाएगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये जो बी है, अगर मैं यहाँ पर नोटिस करिए कैपिटल ए लिखता हूँ क्या होगा, ये देखिए कैपिटल ए लिखने पे ये एक्सेप्ट नहीं किया गया, तो ये केस सेंसिटिव होता है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं कैसे भी इनपुट करूं और ये काम करना चाहिए, तो उस केस में आपको क्या करना है, ऐसे लेट एक वेरिएबल बना लिया जरा तरीके से कैर के नाम से, यानी कि हमने कैरेक्टर इसके नाम से वेरिएबल बनाया। और यहाँ पर क्या करेंगे हम, इनपुट में जो भी इनपुट किया जा रहा है उसको रीड करिए और उसके लिए आपको टू अपर केस इसके नाम से फंक्शन है कॉल कर देना है। तो अब ये जो भी इनपुट किया जाएगा वो स्केयर में अपर केस में कन्वर्ट होकर चला जाएगा, यानी कि अगर आप स्मॉल भी इनपुट करेंगे तब भी इसके अंदर जो है कैपिटल होके हो जाएगा। मैं कंसोल करके आपको दिखा देता हूँ, मैंने कंसोल डॉट लॉग किया और जो कैर है उसको मैंने प्रिंट कर दिया। नोटिस करिए रिलोड कर लेंगे, इंस्पेक्ट करके कंसोल में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने स्मॉल ए डिफाइन किया, क्लिक करूंगा, ये देखिए यहाँ पर आया ना कैपिटल ए, ठीक है। तो मैंने एक वेरिएबल के अंदर क्यों स्टोर किया है। अब आपको क्या करना है, ये जो कैर है इसको डायरेक्ट यहाँ पर डिफाइन करना है, ठीक है, ऐसे डिफाइन कर दीजिए और यहाँ पर आप कैपिटल में चेक करिए, ठीक है। अब यूजर कैसे भी इनपुट करेगा वो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा।
और यहाँ पर भी, यहाँ पर आप इनपुट वैल्यू लिख रहे हैं, यहाँ पर आप कैर लिख दीजिए डायरेक्ट, ऐसे कैरेक्टर लिख देंगे। और यहाँ पर भी हम कैर को मैच करेंगे डायरेक्ट इस तरीके से, और यहाँ पर कैपिटल बी लिखेंगे, ठीक है, कैपिटल बी इस तरीके डिफाइन कर दीजिए। यहाँ पर भी हम कैर को लिख देंगे इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पर भी हम कैर को ही लिख देंगे, तो जो भी कैर में आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा। नोटिस करिए, अब मैं रिलोड करता हूँ, यहाँ पर मैंने स्मॉल बी लिखा, क्लिक करूंगा तो देखिए बी फॉर बॉल कैपिटल में कन्वर्ट हो गया ना। अगर आप स्मॉल ए लिखेंगे, क्लिक करेंगे तो ए फॉर एप्पल। अगर आप कैपिटल बी लिखेंगे तो इससे भी कोई इशू नहीं है, अभी भी बी फॉर बॉल आएगा। लेकिन अगर हम ऐसा कोई डेटा दे दें जो कि जिस पे हमने कंडीशन नहीं लगा रखा है, तो वो लिख के आए कि ये नॉट एक्सेप्टेड, ठीक है, यानी कि दिस इज नॉट एक्सेप्टेड, इस तरीके का मैसेज आ चुका है, ठीक है। तो इस पे हम प्रॉपर एक गेम बनाना, यानी कि आपको एक पूरी फंक्शनलिटी दूंगा टास्क के रूप में, लेकिन आज मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं इसकी बात करूंगा, यानी कि ये जो टास्क दिया गया था ये आपको दोबारा असाइन किया जा रहा है आज फिर से, इसको कंप्लीट करना है। इससे पहले जो टास्क दिया गया था उसको भी काफी सारे लोगों ने नहीं दिया है, ठीक है। तो अगर आप टास्क नहीं करेंगे तो आपके लिए नुकसान है, ठीक है। तो टास्क कंप्लीट करिए और इसको एटलीस्ट करने, इसको आप लोग जरूर करिए, ये काफी इंपॉर्टेंट टास्क है। कंडीशन मैंने अभी आपको अच्छे से पढ़ाया नहीं है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, हम कल फिर से कंडीशन पे एक बार और जोर डालेंगे और यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे हम स्विच वगैरह। उसके बाद मैं आपको एक मस्त सी एप्लीकेशन फंक्शनलिटी बनाने का टास्क दूंगा, ठीक है। तो आप लोग टास्क जब कर लेंगे तो कंडीशन से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन है वो सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी। पेशेंस रखना है और जिस तरीके से आपको बताया जा रहा है उस तरीके से काम करना है, ठीक है। तो पेशेंस मेन चीज़ है, अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे तो सीख नहीं पाएंगे, इसलिए पेशेंस काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप बड़ी अचीवमेंट अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हो तो पेशेंस रखना सीखिए। अगर आपके अंदर पेशेंस है, काम करने की हिम्मत है, तो अचीवमेंट भी आपको मिलेगी। थोड़ा सा हो सकता है समय लग जाए, तो परेशान नहीं होना है, काम करते रहना है और पेशेंस जरूर रखना है आप लोगों को, ठीक है। तो आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। फिर भी अगर कुछ इशू है तो मैं ये कहाँ कह रहा हूँ कि मैंने आज खत्म कर दिया, फंक्शन नहीं पढ़ाया जाएगा, अब वेरिएबल नहीं लिखा जाएगा कहीं, अब जो है कहीं टर्नरी ऑपरेटर का यूज नहीं होगा। अरे आगे यूज ही यूज है, पहले भी तो हम बस नॉर्मल चीज़ों पे काम कर रहे हैं ना, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू।